हेलो एवरीवन। तो आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम कोशिश करेंगे कि जो सिमिलर टाइप के या सिमिलर समझ में आने वाले, जिनमें कंफ्यूजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम एक साथ करेंगे। तो जैसे आज हम 3 ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहला है इंडियन ओशियन कमीशन, दूसरा है हमारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तीसरा है हमारा इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। ये 3 जो एक जैसे दिखने वाले हैं, इंडियन ओशियन कमीशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, सारे एक तो इंडियन ओशियन से रिलेटेड हैं, ठीक, और इंडिया के लिए बहुत ही रिलेवेंट भी हैं और करंट अफेयर में बहुत न्यूज़ में भी थे। तो ये संभावना बनती है कि आने वाले कुछ समय या कुछ एग्ज़ाम्स में ये सवाल इससे आ जाएं, तो इसको हम आज देखेंगे। इसके अलावा हम एक और टर्म देखेंगे विच इज़ सागर। क्या है ये सागर? दिस इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये भी हम आज देखेंगे क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन, यह है इंडियन ओशन में जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमको देखना है। जैसे हमने देखा कि टोटल हम 3 देखेंगे और उसके बाद एक टर्म देखेंगे, कौन सी? सागर। तो सबसे पहला कौन सा है? इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन 1982 में बनी थी। अब पोर्ट लुइस क्या है? एक्चुअली दिस इज द कैपिटल। किसकी कैपिटल है ये? मॉरिशस की, ठीक। तो ये एक आपका करंट अफेयर का टॉपिक बन जाएगा कि पोर्ट लुइस किसका कैपिटल है, तो मॉरिशस की। तो पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन 1982 में ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम है इंडियन ओशियन कमीशन। अब 1982 में ये क्रिएशन तो हो गया था, लेकिन इसका इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस, सब कुछ बनते बनते कब हुई? 1984 में फ्रॉम सिसेल्स, ठीक है। अब जो जनरल एग्रीमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे इस कमीशन के, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बोलते हैं विक्टोरिया एग्रीमेंट। इस विक्टोरिया एग्रीमेंट के तहत नियम कानून बने थे कि कैसे ये कमीशन काम करेगा, क्या मैंडेट होगा और फ्यूचर में आने वाले समय में इसके क्या गोल्स होंगे। तो ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, फिर इसके टोटल 5 मेंबर्स हैं। इसमें सबसे अच्छा याद करने वाला है कि जितने आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। अब आइलैंड कंट्रीज, अब इंडियन ओशन में तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं, तो सारे नहीं हैं। कौन कौन से हैं? तो जो ईस्ट अफ्रीका कोस्ट पे हैं वो, या फिर हम बोले तो मेडागास्कर के आसपास जो भी बड़े आइलैंड ग्रुप हैं या आइलैंड्स हैं, वो मिलकर ये इंडियन ओशन कमीशन बनाते हैं। उसमें एक है यूनियन ऑफ कोमोरोस, फिर एक रीयूनियन है जो कि फ्रेंच की क्या है? फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, मेडागास्कर, मॉरिशियस एंड सेशेल्स। इनके एक बार लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ है। ये आपका इंडियन ओशन का मैप है। इसमें सबसे पहले यूनियन ऑफ कोमोरोस ये रहा, फिर उसके बाद आप देखिए तो मॉरिशियस ये है, रीयूनियन ये क्या है? फ्रेंच या फ्रांस की टेरिटरी है, मेडागास्कर और सेशेल्स, ये 5 मेंबर्स हैं इसके। तो ये देखिए ईस्ट अफ्रीका का रीजन है और ये मेडागास्कर सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है। एक्चुअली ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है आइलैंड कंट्रीज़ पर, जो आइलैंड कंट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका कोस्ट लाइन ज़्यादा श्रिंक होता है, इनकी जो लैंड एरिया है वो कम होता है सी लेवल राइज होने की वजह से। तो ये अपनी बात को रखने के लिए इस तरह के ग्रुपिंग्स बनाते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 और 5 मेंबर हैं इंडियन ओशन कमीशन के, जिनकी लोकेशन हमने देख ली। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, एक्चुअली करेंटली न्यूज़ में ये क्यों है? क्योंकि इंडिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। अब क्या ये सिर्फ इंडिया को मिला है? तो हाँ, अभी इंडिया को मिला है। और पहले से इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो चाइना इसमें ऑब्जर्वर है, यूरोपियन यूनियन है, माल्टा। माल्टा की लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये मेडिटेरेनियन सी में है। मेडिटेरेनियन सी में जो सिसिली आइलैंड है,
सिसिली आइलैंड के जब आप नीचे साइड देखोगे तो वहाँ पर आपको ये माल्टा नेशन मिल जाएगा। ये इसलिए भी न्यूज़ में था पिछले साल क्योंकि इन्होंने होमोसेक्सुअल मैरिज को क्या किया था, लीगलाइज कर दिया था, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था। तो इसकी भी आप लोकेशन देख लीजिएगा, कहाँ मिलेगा आपको, मेडिटेरेनियन सी में सिसिली आइलैंड के नीचे। फॉर फ्रेंकोफोनी, फ्रेंकोफोनी वो नेशंस हैं जहाँ पर फ्रांस या फ्रेंच एज अ लैंग्वेज बोली जाती है। लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज आप कह सकते हो या मेन लैंग्वेज बोली जाती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर या ऑफ फ्रेंकोफोनी। मीन्स जो पहले फ्रांस की कॉलोनी रहे हैं वहाँ पर फ्रेंच लोग अभी भी रहते हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर जापान इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है, यूएन है, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन दोनों हैं, तो ये याद रखिएगा। अब ये बना क्यों है, तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने और इसको एडवोकेट करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि मीटिंग द डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुडे इन कीपिंग द व्यू ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। मतलब हम अभी जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो हमारे काम आए, वो ख़त्म ना हो। तो इसलिए इस तरह के जो रिसोर्सेज का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये है हमारा इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें मेन ये है कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। तो इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि आपने देखा था कि ईस्ट अफ्रीकन जो एरिया है उसमें ये सारे नेशंस है, खास करके मोजाम्बिक चैनल के पास। तो ये क्या है कि चेक पॉइंट है, जो भी अफ्रीका से ट्रेड होता है, ठीक, अफ्रीका से जो एशिया में ट्रेड होगा वो सारा कहाँ होगा, ईस्ट कोस्ट से होगा। तो ये दीज आर द मेजर चेक पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स है जहां पर इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, दूसरा क्या है, एक ऑफिशियल वॉइस मिल गई है। ऑफिशियल वॉइस मतलब अब इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो अपनी बात रख सकता है, कोई सुझाव दे सकता है। फिर इसी जो एक बहुत ही मेजर पॉलिसी है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन में जितना भी हमारा सॉफ्ट पावर अच्छी होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सारे बड़े नेशन, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो चाहे वो चाइना हो, ऑल हैविंग देयर आइज इन द इंडियन ओशन। तो इंडिया की प्रेजेंस होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द क्राइसिस। फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द क्राइसिस में क्या है, जब भी आइलैंड कंट्रीज पे कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाला देश कौन होता है, इंडिया। जैसे मेडागास्कर में अभी फ्लड आया था, कब आया था ये, जनवरी 2020 में। तो सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन था, इंडिया। तो एक इंडिया की गुडविल है कि इंडिया ऐसे मौक़ों पर बहुत हेल्प करता है इन कंट्रीज़ की, तो और भी हमें मौका मिलेगा अगर हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट रहेंगे। तो ग्रेटर सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी होगा ईस्ट अफ्रीका के जो देश हैं उनके सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हम पेट्रोलिंग भी करते हैं, जो पायरेट्स घूमते हैं या जो लूट होती है इंडियन ओशन में, या जो टैंकर्स या जो भी शिप्स चलते हैं, तो इसमें भी इंडिया की नेवी काफ़ी एक्टिवली रोल करती है इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इसलिए भी इंडिया का बहुत अच्छा रोल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। रिम एसोसिएशन का मतलब है कि जितने भी नेशन जिनकी कोस्ट अगर इंडियन ओशन से टच होती है तो वो क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। ये याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है, क्योंकि इसमें कुल 22 मेंबर हैं और 9 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो 22 मेंबर्स, चूंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर्स हों तो आप उसके जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10 से कम है तो आप उनके नाम याद रखिए। जैसे G7 है, G4 है, या हमने अभी देखा इंडियन ओशन कमीशन है, सिर्फ 5 मेंबर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब 22 हैं और हमको पता है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, मतलब कोस्ट लाइन कहाँ से मिलनी चाहिए, इंडियन ओशन से मिलनी चाहिए, तो ऐसे देश ही पार्टनर होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया पार्टनर होगा, ठीक है, मेडागास्कर, केन्या, कोमोरोस, इंडिया, श्रीलंका, तंजानिया। अब कौन नहीं होगा, चाइना पार्ट होगा क्या, नहीं होगा। रशिया होगा क्या, नहीं होगा।
यूएसए होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन में इनकी कोस्ट लाइन मैच नहीं करती है, इनकी कोस्ट लाइन यहाँ पर नहीं है। कब बना था? 1997 में, जिसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है? मॉरिशस में। अब ये क्या काम करते हैं? पिछला वाला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था, ये वाला क्या है? फिशरीज मैनेजमेंट, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू मरीन या ओशंस बायोडाइवर्सिटी। फिर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मैंने बताया था आपको पायरेसी बहुत होती है, पायरेट्स होते हैं जो लूट लेते हैं शिप्स को, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए भी ये एसोसिएशन बनाया गया था और इंडिया इसका मेंबर है। इंडियन ओशन कमीशन में इंडिया मेंबर नहीं है, क्या है? ऑब्जर्वर है। मेंबर और ऑब्जर्वर में डिफरेंस होता है। यहाँ पर इंडिया मेंबर है और पिछले वाले में इंडिया क्या था? ऑब्जर्वर था। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन आज जो हमको देखनी है वो है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। नेवल सिंपोजियम मीन सारे नेवीज का एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये क्या है? वॉलंटरी इनिशिएटिव है और मैरीटाइम कोऑपरेशन करते हैं अमंग द नेवीज, ये याद रखिएगा। शुरू के जो दो हमने पढ़े वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये वाली क्या है? मैरीटाइम कोऑपरेशन है, किसका? नेवीज का, ऑफ द लिटोरल स्टेट्स। लिटोरल स्टेट्स मतलब जिनके कोस्ट जो है इंडियन ओशन में है। टोटल 24 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी इसका मेंबर है और 8 ऑब्जर्वर हैं। मैंने बताया मेंबर्स ज़्यादा हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉन्च्ड कब लॉन्च हुआ था? 2008 में, ठीक। क्या करता है? तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक। देखिए ये सारे कॉमन टर्म्स हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप एग्जाम में क्या कर सकते हो? गेस कर सकते हो। अब जैसे इंडियन ओशन कमीशन का सिर्फ एक एम था, क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब ये कॉमन टर्म आ जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, तो ये सारी चीज़ें आप एज्यूम कर सकते हो और इसमें क्वेश्चन उतने बनते भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे लास्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, दिस इज अ टर्म। ये टर्म हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में दिया था। कब? जब ये मॉरिशस की विजिट पर थे। अब मॉरिशस की विजिट पर जब ये गए थे तो इन्होंने बोला था कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उन्होंने बोला कि जो भी मैरीटाइम टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन की और उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है और इंडिया इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक टर्म है जो हमको पता होनी चाहिए। तो ये थी आज के लिए, 3 हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा। ऐसी सिमिलर टाइप की चीज़ें जो हमें कंफ्यूज करती हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम कोई फिर से 2 ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे जो देखने में सिमिलर हो, सुनने में सिमिलर हो, कन्फ्यूजन क्रिएट करती हो और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।